स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़ 15 ऐसे इकोनॉमिक आइडियाज़ दिए महात्मा गांधी ने, जो ये बताता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारी कंट्री में, इकोनॉमिक लॉज कैसे होने चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टर्म्स है जो महात्मा गांधी के इकोनॉमिक आइडियाज़ में आते हैं, वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक लॉ। फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक लॉ। According to Gandhi, economic law which aim material progress as well as social harmony and moral advancement should be formulated according to the law of nature। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ये बात है कि जो भी मटेरियल प्रोग्रेस है, किसी भी तरीके से ग्रोथ करनी है मटेरियल का, रॉ मटेरियल का यूज़ करके एक तरीके से ना डेवलपमेंट करना है, और जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, तो यहाँ पे सिंपल सिटी है कि सोशल हार्मनी इंपॉर्टेंट है। सोशल हार्मनी, मॉरल एडवांसमेंट और यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करना है। मतलब जो भी चीज़ क्रिएट करे, बिजनेस एक्टिविटी कोई सी भी करे, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग कि लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करना। लॉ ऑफ नेचर मतलब यानी कि जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, जोग्राफिकली, क्लाइमेटिकली, टेम्परामेंटल, उस तरीके से उन लॉ को फॉलो करना है। लॉ ऑफ नेचर को तोड़ना नहीं है। There is no conflict between the law of nature and law of economics. The law of nature are universal. Law of nature के अकॉर्डिंग कंट्री के अंदर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए और लॉ ऑफ नेचर यूनिवर्सल है, इस चीज़ का भी यहाँ पे उनको ध्यान रखना है। सो इकोनॉमिक लॉज ऑफ ए कंट्री आर डिटरमाइंड बाय क्लाइमेटिक, जियोलॉजिकल एंड टेम्परामेंटल कंडीशन ऑफ दैट कंट्री। जो इकोनॉमिक लॉ बनते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जिस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डील करनी है, जिस तरीके से जियोलॉजिकल कंडीशन है, टेम्परामेंटल कंडीशंस है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे डील करनी है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? इकोनॉमिक लॉ ऐसे होने चाहिए जो एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने वाले, उनकी ग्रोथ करने वाले, मटेरियल प्रोग्रेस करने वाले, सोशल हार्मोनी करने वाले, इन चीज़ों को लेके चलने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नॉन वायलेंट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें वायलेशन नहीं हो, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस होना चाहिए, जो महात्मा गांधी के द्वारा एस्टेब्लिश करा गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस क्या बताया गया? प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन फिलोसफी में आता है, और इसके अंदर ये बता रखा है कि कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर वायलेंस हो। इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर वायलेंस हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए महात्मा गांधी ने बताया है कि कोई भी इंडस्ट्री विदाउट सर्टेन वायलेंस की होनी चाहिए, और वायलेंस को जहाँ तक हो है कम करना या ख़त्म करने की बात कही गई है महात्मा गांधी के द्वारा। यानी कि नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को इन्होंने सपोर्ट करा है। गांधी की फ़िलॉसफी में नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को बढ़ाया गया है, बढ़ावा दिया गया है, सपोर्ट करा गया है, और ये बताया गया कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एक्टिविटी नॉन वायलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। He defined a non-violent occupation as one which is fundamentally free from violence, which involve no exploitation or envy of others। Important line ये बता रखा है महात्मा गांधी ने कि कोई सी भी एक्टिविटी अगर नॉन वायलेंस तरीके से होती है, जो वायलेंस से फ्री हो, तो बेसिकली वो एक तरीके से प्रॉपरली इनफ सेटिस्फेक्शन लेके आएगी, और यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ना होगा और प्रॉपरली डेवलपमेंट भी होगा। He believed that nature produced enough for the satisfaction of people wants, and there would no pauperism or starvation if everybody took only that much was sufficient room। नेचर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ मिल रही है वो नॉन वायलेंस अगर सपोर्ट करी जाए, नॉन वायलेंस से ली जाए, तो इसके अंदर एक तरीके से भुखमरी भी नहीं होगी, और कोई यहाँ पे छीना झपटी जो होती है कि लोगों की नीड्स के अंदर ग्रीडीनेस आना, वो चीज़ नहीं होगी, यानी कि लालचीपना नहीं रहेगा इस चीज़ के अंदर। तो ये नॉन वायलेंट इकोनॉमी को महात्मा गांधी ने सपोर्ट दिया है, और वायलेंस इकोनॉमी से फ्री करने के लिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने बोला है। थर्ड पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में महात्मा गांधी ने सपोर्ट करा है। कॉटन की चीज़ों का यूज़ करना, कॉटन की चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री को महात्मा गांधी ने सपोर्ट करा है। महात्मा गांधी ने बताया कि जो भी चीज़ है इंडस्ट्री, कॉटेज को, उसको डिसेंट्रलाइजेशन करा दिया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ जाएगा और प्रॉपर्ली तरीके से काम करेगा। हर एक इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ पर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबल होगा जो
लेबर होता है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होगा. सो गांधी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एज इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशो इकोनॉमिक इविल्स. गांधी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे यहाँ पे फेवर में नहीं है, बट ये डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमी के ऊपर फेवर में होते हैं. India has a plenty of human resources, but capital supply was poor. Therefore, labor-intensive technology should be follow. गांधी जी एडवोकेटेड a decentralized economy. Important लाइन बता रखी है कि गांधी जी ने क्या कहा है कि लेबर जो इंटेंसिव टेक्निक है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर पैसा कम है तो ज़्यादा लेबर लगा के काम करो, यानी कि कैपिटल से ज़्यादा जब लेबर लगाते हैं तो उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं. महात्मा गांधी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं. महात्मा गांधी कहते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और कैपिटल कम है, कैपिटल सप्लाई पुअर है, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके वो प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को, और इस चीज़ के महात्मा गांधी फेवर में थे. Gandhi preferred the decentralization of small units of production to the concentration of large scale units in a few places. Decentralization की बात कही गई है. महात्मा गांधी ने लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करने के लिए कहा है, और जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे स्केल पर यहाँ पे पावर को बांट दी जाए तो एक तरीके से वर्क के अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस रहेगी. तो इन्होंने कंसंट्रेशन जो है वो स्मॉल यूनिट्स पे प्रोडक्शन पे दिया है. 4th पॉइंट है खादी इंडस्ट्री. खादी इंडस्ट्री में महात्मा गांधी ने बिलीव करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल खोलना कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं है. यहाँ पे खादी इंडस्ट्री का जैसे जैसे डेवलपमेंट करोगे तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है. मिल खोलना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री के ऊपर खोलना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज सप्लाई करना, ये प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं है. यानी कि एक तरीके से अगर खादी इंडस्ट्री को लेके आ जाएंगे, भले ही वो इंडस्ट्री कम हो, तो यहाँ पे डेवलपमेंट खादी इंडस्ट्री का भी होगा और एक तरीके से क्लोथ की सप्लाई भी बढ़ेगी. खादी के सिंबल को इन्होंने महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग बताया कि यूनिटी का सिंबल है इंडियन ह्यूमैनिटी में, जो एक इकोनॉमिक फ्रीडम और इकोनॉमिक इक्वलिटी को लेकर आता है. महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग खादी जो है वो एक तरीके से इंडियन यूनिटी का सिंबल है और इंडियन ह्यूमैनिटी का सिंबल है, जो इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि आर्थिक आज़ादी के बारे में बताता है और इक्वलिटी के बारे में बताता है. सो खादी के सपोर्ट में महात्मा गांधी आया और इन्होंने बताया कि ये चीज़ ज़रूरी है, और एक तरीके से खादी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आता है. ये भी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है. 5th पॉइंट है एक यूजेस ऑफ मशीन. महात्मा गांधी ने बताया कि मशीन का जो यूजेस है उसके बारे में बताया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन का कारण है. ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉर हो रही है और वायलेंस हो रहा है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो यहाँ पे मटेरियल वांट्स को थोड़ा यहाँ पे कम करना पड़ेगा. मटेरियल वांट्स को यहाँ पे कम करना पड़ेगा. जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करें, लेकिन ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर रिस्पॉन्सिबल होना ये नहीं करना है. तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है. इस पे महात्मा गांधी ने अपना एक सपोर्ट दिया है. द यूज़ ऑफ मशीन क्रिएटेड अ क्लास ऑफ वेल्थी पीपल एंड लेड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट मशीनरी. गांधी ने मशीनरी के बारे में बताया कि मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करना सही नहीं है, लेकिन मशीनरी के अगेंस्ट नहीं महात्मा गांधी. इससे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा. महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग अगर मशीनरी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ह्यूमन लेबर कम होते जाएंगे और एक जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ख़राब हो जाएगा. रिच बनते जाएंगे और पुअर को ग्रोथ करने का मौका नहीं मिल पाएगा. He welcomed such instrument in machinery that save individual labor and lighten the burden of millions of cottage workers. इस चीज़ के महात्मा गांधी में सपोर्ट में है कि जो मिलियन कॉटेज वर्कर्स है उनका जो बर्डन है उनको कम करने के लिए मशीन को लेकर आएंगे तो सही है. लेकिन अगर ऐसी मशीन्स जो ह्यूमन लेबर के जॉब्स को कन्वर्जन नहीं लेकर आ रहे, जॉब में कन्वर्जन नहीं ला रहे और जॉब को ख़त्म कर रहे, तो उस चीज़ के ऊपर महात्मा गांधी अगेंस्ट है मशीनरी के. गांधी एम्फेसाइज दैट ही वॉज अगेंस्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन ओनली ऑफ दोज थिंग्स विच विलेजेस कैन प्रोड्यूस विदाउट डिफ़िकल्टी. मशीन का यूज़ वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे विलेजर्स की एक तरीके से नौकरी नहीं जाए, वहाँ पे यूज़ करने के लिए बताया महात्मा गांधी ने. जो चीज़ विलेजर्स
ईजीली प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें मशीन की ज़रूरत नहीं है। ये महात्मा गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। मशीनरी हार्मफुल होती है, लोगों के जो हैंड्स का यूज़ है उसको ख़त्म करती है, लेबर के हैंड्स का यूज़ को ख़त्म करती है, इसलिए मशीन के सपोर्ट में महात्मा गांधी नहीं दिखते हैं। सो ही बिलीव दैट मशीनरी वॉज हार्मफुल व्हेन द सेम थिंग कुड बी डन ईजिली बाय मिलियन ऑफ हैंड। कोई चीज़ आसानी से बन रही हाथों से तो उसी के सपोर्ट में महात्मा गांधी है। अगर उसकी जगह मशीन आती है और वही काम कर रही है तो एक तरीके से ह्यूमन लेबर ख़त्म हो रहा है। रीजनरेशन ऑफ विलेजेस, महात्मा गांधी किस चीज़ के सपोर्ट में है कि विलेजेस का रीजनरेशन होना चाहिए। विलेजेस सर्वोदय का आइडिया जो है वो महात्मा गांधी ही लेकर आया है। और इसमें महात्मा गांधी ने बताया कि प्रोडक्शन जो होगा वो कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होगा। अगर यहाँ पे तेज़ी से विलेज का सर्वोदय करना, यानी कि जैसे विलेजेस के अंदर इंडस्ट्रीज़ होगी, प्रोडक्शन होगा और इसी तरीके से विलेजेस में कंजम्पशन होगा, तो जो सर्कल है पोवर्टी के, उसके सर्कल में से लोग निकलेंगे और मनी इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी। तो महात्मा गांधी ने ये बताया कि रीजनरेशन विलेजेस का कैसा हो, इसके लिए महात्मा गांधी ने कई स्टेप बताए। जैसे ऑर्डरनेस स्ट्रक्चर होना चाहिए विलेजेस का, ऑर्डर होना चाहिए विलेजेस के अंदर, एक तरीके से सारी चीज़ें सही ढंग से होनी चाहिए। देयर शुड बी फ्रूट ट्रीज़, ऐसे ट्रीज़ होने चाहिए जिनके ऊपर फ्रूट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हो। सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए फूड एंड क्लोथिंग में हर विलेज। रोड और लेन बनी होनी चाहिए कि वो भी साफ़ सुथरी। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप शुड बी ब्यूटीफुल एंड क्लीन, जो भी प्लेसेस है वर्शिप का वो ब्यूटीफुल और क्लीन होना चाहिए। इट शुड हैव अ पब्लिक हॉल, स्कूल और थिएटर हॉल, स्कूल भी होना चाहिए, पब्लिक हॉल भी होना चाहिए और थिएटर हॉल भी होना चाहिए। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग एडिक्वेट एजुकेशन मिलना चाहिए बेसिक स्टैंडर्ड के बेसिस पे, यानी कि बच्चों को एक तरीके से उतनी शिक्षा तो मिलना चाहिए जो कंपलसरी है। और कोऑपरेटिव बेसिस पे रूरल एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब बांट के रूरल एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए रूरल एक्टिविटीज़ के अंदर। कास्ट सिस्टम यहाँ पे अबॉलिश होनी चाहिए। महात्मा गांधी कास्ट सिस्टम के फेवर में नहीं थे। तो इस चीज़ के ऊपर महात्मा गांधी ने बताया कि अगर ये चीज़ें होगी, जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े कि ऑर्डरनेस स्ट्रक्चर होना चाहिए विलेजेस का, फ्रूट ट्रीज होने चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट मैनर में होना चाहिए, कीप्ड क्लीन होना चाहिए, ब्यूटीफुल और क्लीन होना चाहिए, पब्लिक वर्शिप हॉल, पब्लिक हॉल, स्कूल, थिएटर हॉल होना चाहिए, एडिक्वेट एजुकेशन होना चाहिए, रूरल एक्टिविटी होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब होगी तब यहाँ पे विलेजेस का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इसी चीज़ के ऊपर रीजनरेशन ऑफ विलेजेस महात्मा गांधी ने बताया है। ट्रस्टीशिप डॉक्ट्राइन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्टीशिप की थ्योरी महात्मा गांधी ने बताई है। महात्मा गांधी ने क्या बताया कि एक तरीके से हर ट्रेड और इंडस्ट्री में एक ट्रस्टीशिप मैनर होना चाहिए, जिससे वायलेंट और ब्लडी रिवॉल्यूशन ख़त्म होगा। गांधी रिमार्क डेट कैपिटलिस्ट हु हैड अमास्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी वाज अ थीफ। ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटलिस्ट व्यक्ति होते हैं, जो इंडिविजुअल ऐसे हैं जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं और लोगों का भला नहीं कर रहे, तो वो चीज़ एक चोरी मानी जाती है, एक थीफ मानी जाती है। तो इस चीज़ को महात्मा गांधी ने रिमार्क करा है कि ट्रस्ट होना चाहिए, एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए हर जगह, और ट्रस्टीशिप डॉक्ट्राइन के बारे में बताया। If a person had inherited a big fortune or had collected a large amount of money by way of trade and industry, the entire amount did not belong to him, it belonged to the entire society and must be spent on welfare. इम्पॉर्टेंट बात कही है महात्मा गांधी ने कि अगर कोई पर्सन एक तरीके से बड़ी इनकम क्रिएट करता है, बड़े तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को क्रिएट करता है ट्रेड के द्वारा या इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, तो एक तरीके से महात्मा गांधी ने उस चीज़ को बोला है कि उसको सोसाइटी के वेलफेयर में भी स्पेंड और खुद के वेलफेयर पे और लोगों के वेलफेयर के अंदर स्पेंड करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात महात्मा गांधी ने बताई है। इससे क्या होगा, वायलेंट और ब्लडी रिवॉल्यूशन ख़त्म होगा, परमानेंट स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक इक्वलिटी आएगी। और महात्मा गांधी ने बताया कैपिटलिस्ट जो होती है वो डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप के बेसिस पे होनी चाहिए, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप, ट्रस्ट बनना चाहिए हर जगह का, जिससे ट्रस्ट के अंदर मेंबर्स होंगे वो सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे। Under the Gandhian economic order, the character of production will be determined by social necessity, not by personal whim or greed. इसी चीज़ को घुमा के हम महात्मा गांधी ने कहा है कि जो सोसाइटी है उसके अंदर ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल के अंदर कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर सोसाइटी की नेसेसिटी को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो खुद के लिए ओनली खुद के लिए इंडिविजुअल के बारे में सोचता वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जनरल लोगों के बारे में सोच के वर्क करना चाहिए। लॉ ऑफ ब्रेड लेबर, लॉ ऑफ ब्रेड लेबर क्या है? सबसे पहले
इसको रस्किन और प्रपोनेंट जो करा था वो टी.एम. बॉन्डारेफ ने करा था, और पॉपुलर किसने करा था? पॉपुलर करा था रस्किन और टॉलस्टॉय ने। ये लॉ क्या बताता है कि मैन जो अर्न करता है वो किसके लिए अर्न करता है? हिज ब्रेड बाय हिज ओन लेबर। जो भी मैन अर्न करता है वो खुद की लेबर से अर्न करता है। ब्रेड यानी कि एक तरीके से एग्रीकल्चर रिलेटेड बता रखा है। ब्रेड जो भी खाने की चीज़ें होती है वो मैन कैसे अर्न करता है? लेबर के द्वारा, खुद लेबर करता है या फिर लोगों के द्वारा। So to Gandhiji, the law of bread label related to agriculture alone. But as everybody was not a cultivator, he could earn his bread by doing some other work. महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो लॉ ब्रेड लेवल है वो किससे रिलेट करता है? एग्रीकल्चर से ही रिलेट करता है। बट एज एवरीबॉडी वॉज नॉट अ कल्टिवेटर, ही कुड अर्न इज ब्रेड बाय डूइंग सम अदर वर्क। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर ही एक तरीके से लॉ ब्रेड लेबर है, लेकिन अगर इस चीज़ में देखा जाए तो हर व्यक्ति एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो अदर वर्क करके भी लॉ ब्रेड यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। ब्रेड यानी कि मतलब ये होता है कि इनफ फूड और क्लॉथिंग उस व्यक्ति को मिल जाए, इनफ फूड एंड क्लोथिंग उस व्यक्ति को मिल जाए जिस चीज़ के लिए वो अर्न कर रहा है। सो इफ़ ऑल पीपल लेबर फॉर देयर ब्रेड देयर वुड बी इनफ फूड एंड क्लोथिंग, दे वुड बी हेल्थी एंड हैप्पियर। यहाँ पे क्या बता रखा है कि लोग हैप्पी और हेल्थी कब होंगे? जब उनको ये चीज़ें टाइम पे मिलेगा। प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी, डिजीज़ नहीं रहेगी और कोई भी मिसरी नहीं रहेगी, यानी कोई भी यहाँ पे एक तरीके से झगड़े नहीं होंगे, डिजीज़ नहीं होगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इकोनॉमिक आइडिया ऑफ महात्मा गांधी ने नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है फूड प्रॉब्लम। गांधी जी ने अपने टाइम में 1943-44 में बंगाल का एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे हैवीली फूड शॉर्टेज हुई थी, फेमाइन आया था बंगाल के अंदर, और इस चीज़ को लेकर महात्मा गांधी ने अपना एक थॉट बताया कि स्कैरसिटी ऑफ फूड आर्टिफिशियल क्रिएट होता है। लेकिन बंगाल और मद्रास के अंदर जब वो गए थे, आसाम में गए थे, तो इस चीज़ के ऊपर बताया था महात्मा गांधी ने कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड होती है वो प्रकृति की तरफ से होती है, नेचर से बनती है, और वो रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर और मद्रास के अंदर ये शॉर्टेज ऑफ फूड वाले जो केस देखे, तो महात्मा गांधी ने इस केस को देखकर कुछ मेजर बताए, कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताया जो शॉर्टेज ऑफ फूड को ख़त्म करता है। जैसे हर इंडिविजुअल को फूड मिलना चाहिए मिनिमम से मिनिमम, जैसे राशन वाला सिस्टम महात्मा गांधी ने बताया। फूड ग्रेन चीज़ें तो मिलनी चाहिए सस्ती रेटों पे, मिनिमम रेट पे, जिनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है, दालें हो गई, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पे मिलनी चाहिए। और जितना भी कंजम्पशन हो इन चीज़ों को कम करके, जैसे फूड और ग्रेन और पल्सेस का कंजम्पशन कम करके वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इन पे ज़्यादा कंजम्पशन होना चाहिए लोगों के द्वारा, जिससे इन चीज़ों की यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। मतलब जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड, जैसे फ्लावर गार्डन होना चाहिए, है ना, और प्रॉपर्ली कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन और पल्सेस भी होनी चाहिए, और ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन पल्सेस बाय आर्मी पर्सनल शुड बी इकोनॉमाइज्ड। आर्मी लोगों के द्वारा जो भी फूड ग्रेन और पल्सेस ली जाती है वो इकोनॉमाइज्ड होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, किफ़ायती होनी चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग स्टॉप होनी चाहिए, ये महात्मा गांधी ने बताया है। पॉपुलेशन पे थ्योरी दी है महात्मा गांधी ने। पॉपुलेशन पे बर्थ कंट्रोल के फेवर में महात्मा गांधी है, सेल्फ कंट्रोल और ब्रह्मचर्य के बेसिस पे है। लेकिन और महात्मा गांधी ने क्या बताया कि आर्टिफिशियल मेथड नहीं होनी चाहिए प्रॉपर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य के ऊपर, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है। महात्मा गांधी ने बताया कि बर्थ कंट्रोल ही ओवर पॉपुलेशन की नीड को सॉल्व नहीं करता, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग लैंड सिस्टम अगर प्रॉपर होगा तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। बेटर एग्रीकल्चर होगा तो ओवर पॉपुलेशन सॉल्व होगा। और सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री जो होगी, यानी कि ज़्यादा सारी इंडस्ट्रीज़ होगी, वो अगर होगी, तीन चीज़ों पे महात्मा गांधी ने ध्यान देने की बात कही कि पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो बेटर लैंड सिस्टम, बेटर एग्रीकल्चर और सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री से होगा। प्रोहिबिशन के ऊपर बताया महात्मा गांधी किस चीज़ों का प्रोहिबिशन होना चाहिए। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग कॉफ़ी, टी, टोबैको और अल्कोहल ये मेंटली, फिजिकली, मॉरली लोगों का डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों का मतलब इन चीज़ों का यूज़ कम होना चाहिए।
तो एक तरीके से महात्मा गांधी ने कहा है कि लिक्योर जो है वो डिसीज़ का कारण बनती है। इन चीज़ों के ऊपर महात्मा गांधी ने प्रोहिबिशन की मांग करी है। नो ऑब्जेक्शन द यूज़ ऑफ लिक्योर अगर मेडिकल एडवाइस के अंदर लिए जाए, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि लिक्योर पे अगर ऑब्जेक्शन लगाना है तो वैसे लगाइए, लेकिन मेडिकल अगर एडवाइस है तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ड्रिंकिंग लिक्योर कुड नॉट बी, मतलब एक तरीके से लेजिस्लेटिव तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता ये। महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाला कंसेप्ट है, प्रोहिबिशन है, वो लॉ के द्वारा अकेले ख़त्म नहीं करा जा सकता। ये लोगों को खुद को एक थॉट लाना पड़ेगा और ख़ुद यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये जो लिक्योर है और जो टी, कॉफ़ी, टबैको, अल्कोहल है, इन चीज़ों से मेंटल, फिज़िकली और मोरली डेवलपमेंट ख़त्म होता है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर ख़त्म नहीं कर सकते, कि लोगों को भी इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। 12th लेबर वेलफेयर। महात्मा गांधी बोलते कि इकोनॉमिक इक्वलिटी कब आती है, जब लेबर का वेलफेयर होगा, प्रॉपरली इनजस्टिस ख़त्म होगा, लेबर के साथ साथ लेबर का इनजस्टिस ख़त्म होगा और उनके डिग्निटी के बिलो काम नहीं दिया जाएगा उनको। यानी कि लेबर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको वर्क देना है और उसकी डिग्निटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। शॉर्टर हॉर्स को है ना इन्होंने प्लीड करा है यहाँ पे। महात्मा गांधी ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर जो वर्किंग हावर्स है उसके अंदर काम कराया जाए और ज़्यादा बर्डन दिया जाए तो वो प्रॉपरली एक तरीके से बीस्ट की तरह काम नहीं करेगा। तो उस व्यक्ति का अगर प्रॉपर डेवलपमेंट करना, लेबर का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, वेजेस सिस्टम होना चाहिए और लेबर को वर्किंग हावर्स में प्रॉपर वर्क देना चाहिए और जिससे वो सही तरीके से उसको कर पाए। अकॉर्डिंग टू हिम कैपिटल शुड बी लेबर सर्वेंट नॉट इट्स मास्टर, मोर ओवर द बिलीव इन द फॉर्मेशन ऑफ लेबर यूनियन। इन्होंने बता रखा लेबर का जो लेबर का यूनियन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेबर यूनियन जो होता है वो प्रॉपरली वर्क करता है और कैपिटल भी जो होती है वो लेबर की सर्वेंट मानी जाती है। कैपिटल का प्रॉपर यूज़ लेबर ही करना सिखाता है। सो लेबर का वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए जिससे लेबर स्ट्राइक नहीं करे और नॉन वायलेंस की तरफ नहीं जाए। इस चीज़ के ऊपर बात बताई गई है। सिंप्लिसिटी के ऊपर महात्मा गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। ह्यूमन वांट्स धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी ने कहा है कि सिंपल लाइफ होनी चाहिए, अनट्रुथ लाइफ नहीं होनी चाहिए, ट्रुथफुल लाइफ होनी चाहिए, इमोरलिटी लाइफ नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल गेन के ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए लोगों को। ये चीज़ें ग्रीडनेस का कारण बनती है, लालच का कारण बनती है, इन चीज़ों के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। ही फर्मली बिलीव डेट वेस्टर्न मटेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड इंक्रीज ह्यूमन वांट्स। इन्होंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स ग्रीडनेस का कारण बनती है और वेस्टर्न मटेरियलिज्म नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर महात्मा गांधी ने बताया। एक्सचेंज इकोनॉमी के ऊपर महात्मा गांधी ने बताया कि एक्सचेंज इकोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन स्वदेशी स्पिरिट अगर हमारे पास होगा, कंट्री के अंदर स्वदेशी डेवलपमेंट होगा प्रोडक्ट का, तो एक तरीके से बाहर एक्सपोर्ट करके भी हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। सो महात्मा गांधी ने बताया कि डिसिप्लिन ऑफ स्वदेशी एक्सेप्ट होना चाहिए, फिजिकली डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर महात्मा गांधी ने ध्यान दिया है। अब यहाँ पे जो चीज़ यूज़ है उनकी नॉन अवेलेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ की ज़रूरत है स्वदेशी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, नॉन अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और डिस्कम्फर्ट प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। ही वुड ग्रेजुअली लर्न टू डू विदाउट दोज थिंग विच अप टू हिज टाइम रिगार्डिंग नेसेसरी फॉर लाइफ। महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि जो चीज़ प्रोडक्ट नेसेसरी है उन चीज़ों का यहाँ पे डिमांड होनी चाहिए, उन चीज़ों का यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए, वही चीज़ों की मतलब एक तरीके से डिमांड के साथ साथ उनकी नीड भी होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने क्या बताया कि जो चीज़ स्वदेशी है, जो चीज़ एक तरीके से डिस्कम्फर्ट नहीं करती, इनकन्वीनियंस नहीं करती, जिसकी नॉन अवेलेबिलिटी नहीं है, वो चीज़ यूज़ करनी है और उसी चीज़ का एक्सचेंज होना चाहिए जिसकी नॉन अवेलेबिलिटी नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी टाइम पे जाएगा, प्रोडक्ट से एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगी और नीड भी उसकी पूरी होती जाएगी। 15 कंसेप्ट बता रखा है अनटचेबिलिटी के ऊपर। महात्मा गांधी बिलीव करते हैं कि अनटचेबिलिटी क्या है। अनटचेबिलिटी गॉड और मैन के बीच में एक पाप है, मतलब भगवान और जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, वो
उसके बीच में दूरियां पैदा करता है और एक तरीके से पाप के अकॉर्डिंग सिन बताया इन्होंने इस चीज़ को पॉइज़न के समान माना है और एक ऐसा पॉइज़न माना है जो धीरे धीरे हिंदूज़ को ख़त्म कर रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर महात्मा गांधी ने अपना एक सपोर्ट स्टेटमेंट दिया है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो एक पॉइज़न के समान है और एक पाप के समान माना गया है। ही डिग्रेडेटेड बोथ अनटचेबल्स एंड टचेबल्स, दोनों को बताया महात्मा गांधी ने कि टचेबल और अनटचेबल वाला ये फॉर्म नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी admitted that untouchability was old institution but as it was an evil it could not be defended on this ground। ये पुराना एक सभ्यता है, इस चीज़ को महात्मा गांधी ने कहा है ये थॉट से ही जा सकता है, इसके ऊपर कोई लेजिस्लेटिव यहाँ पे लॉ नहीं बन सकते। महात्मा गांधी ने इस चीज़ को भी जोड़ दिया है। तो बेसिकली 15 पॉइंट ऐसे बताया महात्मा गांधी ने जो अब महात्मा गांधी के इकोनॉमिक आइडियाज़ को डिटरमाइन करते हैं। हमने जो 15 पॉइंट्स है वो सारे पढ़े हैं और वो कौन कौन से पॉइंट्स थे। सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे इकोनॉमिक लॉज, नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉन वायलेंट इकोनॉमी, थर्ड हमने बात करी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, फोर्थ हमने बात करी खादी इंडस्ट्री के बारे में, यूजेस ऑफ मशीन्स, रीजनरेशन ऑफ विलेजेस, 7th पॉइंट जो है ट्रस्टीशिप डॉक्ट्राइन के बारे में हमने पढ़ा है, ब्रेड लेवल के बारे में पढ़ा है, 9th पॉइंट है फूड प्रॉब्लम, 10th पॉइंट है पॉपुलेशन, 11th पॉइंट है प्रोहिबिशन, 12th है लेबर वेलफेयर और 13 पॉइंट सिंप्लिसिटी, 14 पॉइंट हमने पढ़ा एक्सचेंज इकोनॉमी और लास्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है अनटचेबिलिटी। तो इस तरीके से हमने पढ़ी है महात्मा गांधी के इकोनॉमिक आइडियाज़।